मैं आपको यहाँ बताने जा रही हूँ आपके क्लास 11th मैथ्स का आपका डिलीटेड सिलेबस और न्यू एग्ज़ाम पैटर्न आपका किस तरह से आने वाला है। तो सबसे पहले मैं आपको आपका डिलीटेड सिलेबस के बारे में बता देती हूँ कि क्या क्या आपका डिलीट हुआ है। यहाँ से जो यूनिट फर्स्ट है आपकी, यूनिट फर्स्ट में आपका सेट एंड फंक्शन है, यानी चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 और चैप्टर 3 इसके अंदर इंक्लूड हो रहा है, जिसके अंदर सेट है, रिलेशन एंड फंक्शन एंड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। जो आपका सिलेबस डिलीट हुआ है सेट में से, सिलेबस का जो टॉपिक डिलीट हुआ है वो है डिफरेंस ऑफ सेट एंड कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, जो है वो आपको डिलीट हो गया है। रिलेशन एंड फंक्शन में 2.4 जो टॉपिक है फंक्शन का वो डिलीट हो गया है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इस टाइप के जो क्वेश्चन है आपके वो डिलीट हो गए हैं, ठीक है ना। फिर आपका जो यूनिट 2 है उसके अंदर जो अलजेब्रा का पार्ट है उसके अंदर से जो आपका चैप्टर 4 है प्रिंसिपल मैथमेटिकल इंडक्शन वो कम्प्लीटली डिलीट हो गया है। कॉम्प्लेक्स नंबर, जो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है, जो आपका यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर है एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है ना, चैप्टर 5 वो भी अलजेब्रा का ही पार्ट है। यहाँ पर जो आपका पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ टॉपिक जो है नंबर का वो डिलीट है। परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन के बारे में मैं आपको बताऊँ, डेरिवेटिव ऑफ फार्मूला ऑफ NPR एंड NCR, ठीक है ना। ये बाइनोमियल चैप्टर जो चैप्टर 8 है वो फुल डिलीट हो गया है। चैप्टर 9 में से जो 9.7 का जो टॉपिक है स्पेशल सीरीज समेशन 1 समेशन n2 एंड समेशन n स्क्वायर एंड क्यूब वो डिलीट हो चुका है। फिर आपका जो यूनिट थर्ड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, ठीक है ना, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपका यूनिट थर्ड के अंदर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्ट्रेट लाइन है आपका, कॉनिक सेक्शन, हाइपरबोला, ये सब, ठीक है ना। और जो आपका चैप्टर 14 है मैथमेटिकल रीजनिंग वाला वो डिलीट हो गया है। और दूसरी बात यहाँ पर जो चैप्टर स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी का जो टॉपिक आपका रहेगा, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी का जो टॉपिक है उसके अंदर से ये एनालिसिस ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एंड एग्जाइमेटिक अप्रोच ऑफ प्रोबेबिलिटी का टॉपिक जो है वो डिलीट हो गया है। अब यहाँ पर आप अपना जो सिलेबस है वो अपना देख सकते हैं और आप इसको HBSC यानी BSEH वाली साइट पर भी जाके HBSC की आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। हालांकि मैंने आपको ये पूरा सिलेबस दिखा रही हूँ, मैं आपको यहाँ पर डिलीटेड सिलेबस है आपका ये, ठीक है ना, आप देख सकते हैं अच्छे से, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ इसकी कि आपका जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो कैसे आने वाला है। देखिए मैं आपको यहाँ पर पहले आपके चैप्टर बता देती हूँ कि कौन कितने मार्क्स का यहाँ आने वाला है, ठीक है ना। यहाँ पर जो आपका सेट एंड फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, सेट मतलब चैप्टर 1 है आपका, फंक्शन चैप्टर 2 है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चैप्टर 3 है। ये आपका टोटल 20 मार्क्स का आने वाला है, जिसके अंदर नंबर ऑफ क्वेश्चन उसने 15 दिए हैं, तो टोटल मार्क्स का आपका 20 मार्क्स का बनता है, ठीक है ना। यानी 20 मार्क्स का आपका यहाँ से चैप्टर 1, चैप्टर 2 एंड चैप्टर 3 से आने वाला है। क्लियर यहाँ तक। फिर आपकी बात करते हैं यहाँ से अलजेब्रा की। अलजेब्रा के अंदर जो आपका चैप्टर है, मैं आपको चैप्टर नेम यहाँ पर बता देती हूँ। यहाँ अलजेब्रा के अंदर चैप्टर 4, 5, 6, 7, 8 और 9 है, ठीक है ना। ये है आपका अलजेब्रा। इसमें से आपका जो 4 चैप्टर है वो पूरा कैंसिल हो चुका है। बचे ये जो चैप्टर है इसमें से जो टॉपिक डिलीट हो गया उन्हें छोड़ देना, और बाकी ये चैप्टर में से इंक्लूड है आपका जो क्वेश्चन है वो जो चैप्टर है वो अलजेब्रा में आने वाले हैं। यानी इसमें से आपका पूरा 22 नंबर का पेपर आने वाला है, जिसके अंदर से नंबर ऑफ क्वेश्चंस है वो 15 बनेंगे आपके, ठीक है ना। तो टोटल मार्क्स आपका इस 5 चैप्टर में से 22 मार्क्स का आने वाला है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिया कि 15 बनने वाले हैं, ठीक है ना। यहाँ तक आई होप यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। फिर आपके हम आते हैं इसके कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पर। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है वो आपका 16 मार्क्स का आने वाला है। नंबर ऑफ क्वेश्चन 10 रहेंगे, टोटल मार्क्स आपको पता ही चल गया होगा कि 16 का ही आएगा। फिर हम आपको इस पर बता दें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर आपके पास कितने चैप्टर्स है इसके अंदर, चैप्टर 10, चैप्टर 11 और चैप्टर 12, ये आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का है, 10 और 11, ठीक है ना। इसके अंदर हाइपरबोला, एलिप्स वगैरह देख लीजिएगा आप। जो टॉपिक डिलीट हुआ है उसे छोड़ दीजिएगा, जो बाकी चैप्टर में जो ऑल टॉपिक रिमेनिंग जो बचे हुए हैं आपके वो आपको करने पड़ेंगे इसके अंदर से। फिर आते हैं हम इसके कैलकुलस वाले पार्ट पर। कैलकुलस वाला जो पार्ट है वो चैप्टर 13 में है, ठीक है ना। क्या है? चैप्टर 13, जो पूरा पार्ट आपका कैलकुलस पर है, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। और
इसमें 10 मार्क्स का आने वाला है, नंबर ऑफ क्वेश्चन 6 रहेंगे, टोटल मार्क्स का 10 आ जाएगा। फिर आपके पास यहाँ तक स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी है। स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी जो है आपकी चैप्टर यहाँ से 15 और 16 है, तो आपका 12 मार्क्स का आने वाला है, नंबर ऑफ क्वेश्चन 6 रहेंगे, टोटल मार्क्स आपके पास 12 रहेंगे। ठीक है, यहाँ तक आई होप आपको ये पैटर्न, ये जो चैप्टर मैंने आपको बताए हैं, कौन सा चैप्टर, अलजेब्रा, ज्योमेट्री है, कैलकुलस है, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी है, आई होप यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। और हाँ, मैंने एक चीज़ यहाँ पर मैंने स्टार्टिंग में मैंने नहीं बता पाई, वो थोड़ा सा स्किप हो गया था। जो अलजेब्रा में मैंने आपका 4, 5, 6, 7, 8 और 9 बताया था, इसमें 4 चैप्टर पूरा डिलीट हो चुका है और 8 चैप्टर डिलीट हो गया। बाकी जो 4 चैप्टर हैं ये आपको करने होंगे। ठीक है ना, तो आई होप आपको यहाँ तक आपके चैप्टर्स के बारे में पूरा यहाँ पर मैंने आपको बता दिया है क्लियर। यहाँ तक अब यहाँ पर क्या है, मैं आपको ये बता देती हूँ कि इजी क्वेश्चंस, शॉर्ट आंसर, वेरी शॉर्ट आंसर, ऑब्जेक्टिव टाइप्स आपके कितने होंगे। तो पहले क्या होता था, आपका जो पेपर होता था वो उसके अंदर क्या होते थे, 16 या 15 के आसपास आपके एमसीक्यूज आते थे। तो अब यहाँ पर क्या कर दिया है इन्होंने कि 40 नंबर के ही आपके एमसीक्यूज आने वाले हैं। 40 नंबर के एमसीक्यूज, अब वो एमसीक्यूज आपके क्या हो सकते हैं, कुछ एमसीक्यूज हो सकते हैं, कुछ वन वर्ड आंसर हो सकते हैं, कुछ फिलअप्स हो सकते हैं, तो जो आपको फिल करने होंगे। ठीक है ना, तो इसका मीनिंग है कि 80 में से 40 नंबर के जो क्वेश्चंस आएंगे वो आपके एक एक नंबर के होंगे। ठीक है ना, कितने नंबर के होंगे, आपके एक एक नंबर के होंगे। बच्चा जो आपका 40 नंबर, जो 40 नंबर का जो आपका पेपर है वो क्या होगा, इसके अंदर आपके पास नंबर ऑफ क्वेश्चंस 2 आएंगे, मार्क्स अलॉट है उनका 12। तो यानी जब 2 क्वेश्चंस आएंगे और वो 12 नंबर के होंगे, तो इसका मीनिंग है कि 6 नंबर का एक क्वेश्चन आपका बैठेगा। ठीक है ना, तो यानी 6 नंबर के आपके पास 2 क्वेश्चन आने हैं, जिसको करने पे आपको 30 मिनट्स लेने होंगे। क्लियर, कितने टाइम लेना होगा उसको करने के लिए, एस्टिमेट टाइम जो यहाँ दिया गया है अकॉर्डिंग टू HBSC 30 मिनट्स का दे रखा है। फिर आपके पास यहाँ पर आता है कि आपके पास जो शॉर्ट आंसर होंगे तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस 4 आने वाले हैं, टोटल 16 मार्क्स के होंगे। तो इसका पता चलता है कि एक क्वेश्चन आपका 4 नंबर का आने वाला है। तो और एस्टिमेट टाइम आपको जो दे रखा है वो दे रखा है 25 मिनट का इसे करने के लिए। ठीक है, उसके बाद उसने बोला कि जो वेरी शॉर्ट आंसर होंगे आपके पास क्वेश्चन 6 आएंगे 12 नंबर के। अगर क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन 6 हैं 12 नंबर के, तो आई होप आपको यहाँ समझ जाएगा कि एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा और उसको टाइम लिमिट दे रखी है 35 मिनट करने के लिए। ठीक है ना, तो और इससे और पूरे 40 नंबर का जो आपका ये MCQs आने वाले हैं एक एक नंबर के, ये आपको करने के लिए 60 मिनट का टाइम लेना होगा। ठीक है, आप अपने अकॉर्डिंग तो टाइम कितना भी ले सकते हैं, बट उन्होंने एक टाइम सेट कर दिया है कि भाई आपको इतना इतना टाइम लेंगे तो आप अपना पेपर कंप्लीट कर सकते हैं इतने टाइम पर। क्लियर, यहाँ तक आई होप यहाँ तक समझ आया होगा। ठीक है, फिर यहाँ पर मैं यहाँ पर आपको समझा देती हूँ। यहाँ पर कुछ पार्ट लिखा हुआ है कि जो MCQs आने वाले हैं, जो वन वर्ड आने वाले हैं, जो फिलिंग द ब्लैंक्स हैं, वो मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पर क्या कहा गया है, जो MCQs हैं आपके 18 आएंगे, क्योंकि आपके पास 40 नंबर का एक एक नंबर वाले क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो उसमें 40 जो होंगे, 40 क्वेश्चंस जो होंगे वो ज़रूरी नहीं है आपके MCQs ही आए, ज़रूरी नहीं वो MCQs ही हो, वो आपके क्या हो सकते हैं, वो वन वर्ड आंसर हो सकते हैं। ठीक है ना, वो आपके फिलअप्स हो सकते हैं। ठीक है, और आपके वो MCQs हो सकते हैं, यानी तीनों टाइप्स के क्वेश्चंस आपके पेपर में इंक्लूड होंगे 40 नंबर। ठीक है, यहाँ तक आई होप समझ आया होगा। जो MCQs हैं वो 18x1, यानी इसका मीनिंग है कि MCQs जिसमें ऑप्शनल आपको 4 गिवन होंगे 18 नंबर के होंगे। फिर आपके पास जो वन वर्ड आंसर है वो 12 मार्क्स का होगा, जो फिलअप होंगे वो 10। तो आप इन सबको ऐड करके देख लीजिएगा, आपका 40 नंबर का पेपर वन वर्ड आंसर ईच एक एक नंबर वाले आपके क्वेश्चन बन जाते हैं। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ आया होगा। ये आपका पूरा पैटर्न था और इसमें क्या बोला गया है कि 80 मार्क्स का होगा, NCERT से 2.5 घंटे का पेपर होगा आपका। ठीक है, और ये जो पेपर होगा वो एनुअल और सप्लीमेंट्री के लिए होगा। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन पेपर पूरा डिज़ाइन जो था ये मैंने आपको पूरा बता दिया। अगर आपको फिर भी कोई डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो अगर आपको ये चीज़ समझ आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें माय चैनल, जिससे आपको आगे की आने वाली नोटिफिकेशंस मिलती रहें।